हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आज का इस वीडियो है अपन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एक सीरीज चालू करे थे जिसमें आज लेक्चर 4 है, जिसके अंदर अपन कवर करेंगे फ्यूल। अभी तक अपन ने एनर्जी पढ़ ली, एनर्जी के सोर्सेज पढ़ लिए, एनर्जी की क्लासिफिकेशन पढ़ ली। अब मेन टॉपिक है फ्यूल। तो इस फ्यूल के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले तो फ्यूल क्या होता है। फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं कि बायोफ्यूल है या फॉसिल फ्यूल है। फिर फॉसिल फ्यूल के अंदर अंदर क्या क्या है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, अपना नेचुरल गैसेस है। उसी प्रकार बायोफ्यूल के अंदर बायोफ्यूल की जरूरत क्यों पड़ी, बायोफ्यूल के एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे बायोगैस हो गया, बायोडीजल हो गया, बायोएथेनॉल हो गया, और थोड़ा सा मेथनॉल के बारे में भी कवर करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आज आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये कोर्स में तो है ही, साथ ही ये वीडियो अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है, उसके ऑयल पे, मतलब उसके प्रोडक्शन कितना होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इकोनॉमी का अपन 82% ऑयल अपन इंपोर्ट करते हैं। तो अपने को आज बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, मतलब इंफॉर्मेशन बातें अपने को आज पता पड़ेगी। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि फ्यूल क्या होता है। तो देखो, फ्यूल कुछ भी नहीं है, कोई भी पदार्थ जिसके अंदर एनर्जी किस रूप में स्टोर हो रही हो, कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रही हो, और उसको यूज करने पर वो एनर्जी रिलीज होती है किसके रूप में, हीट एनर्जी के रूप में। तो उसको क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। देसी भाषा में बोले कि ऐसे पदार्थ जिसमें एनर्जी स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में, और जिसको जलाने पर अपने को उसको अपन यूज कर सकते हैं अपने मैकेनिकल वर्क के रूप में या फिर इंपॉर्टेंट वर्क के रूप में। वो क्या कहलाता है, एज ए फ्यूल कहलाता है। तो फ्यूल को अपन दो प्रकार के क्लासिफिकेशन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है केमिकल फ्यूल और न्यूक्लियर फ्यूल। तो देखो, क्लासिफाइड करें तो फ्यूल को दो प्रकार में बांटा गया है, केमिकल और न्यूक्लियर। केमिकल फ्यूल मतलब कि ऐसे फ्यूल जिसमें केमिकल एनर्जी के रूप में अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। न्यूक्लियर फ्यूल मतलब जिसमें ऐसे फ्यूल जिसमें अपने को न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो केमिकल फ्यूल वापस दो प्रकार के होते हैं। देखो, फॉसिल फ्यूल होता है और बायोफ्यूल होता है। फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल आप सब जानते ही हैं, पहले पढ़ने कन्वेंशनल सोर्स में पढ़ चुके हैं कि कोयला होता है, क्रूड ऑयल होता है, गैस होते हैं। जबकि बायोफ्यूल के अंदर बायोगैस होती है, बायोडीजल होता है और बायोएथेनॉल होता है। न्यूक्लियर फ्यूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिशन और फ्यूजन दो स्पेसिफिक मैकेनिज्म होती है उसके अकॉर्डिंग बनते हैं। तो यूरेनियम, थोरियम दो एग्जाम्पल होते हैं अपने न्यूक्लियर फ्यूल के। और आजकल ऐसा भी माना जाता है कि जिसके पास जितना न्यूक्लियर फ्यूल वो कंट्री उतनी ही पावरफुल। तो न्यूक्लियर फ्यूल की बहुत बहुत डिमांड है आजकल करने पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अपन सबसे पहले बात करते हैं कि इस फ्यूल का अपन ने मतलब समझा, इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो देखो, फ्यूल को अपन दो में डिवाइड कर रहे हैं, किस किस में, फॉसिल फ्यूल के अंदर और बायोफ्यूल के अंदर। फॉसिल फ्यूल मतलब कन्वेंशनल फ्यूल जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं फ्यूल के कारण, और बायोफ्यूल मतलब अल्टरनेट फ्यूल, मतलब जिसको आज की ज़रूरत पड़ी है कि भाई इस फ्यूल का यूज करने की अपने को आज ज़रूरत पड़ी है। तो फॉसिल फ्यूल की अगर अपन उसके इंपॉर्टेंस बातें की बात करें तो देखो, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ, नॉन रिन्यूएबल का अपन पहले पढ़ चुके हैं, जिसको अपन दोबारा जनरेट नहीं कर सके। फॉसिल बनते कैसे हैं, फॉसिल फ्यूल बनते हैं अपने फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब जो धरती के नीचे या फिर समुद्र के नीचे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, और भी कुछ हो गया, वो उनकी जीवाश्म कई सालों के बाद में फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत इस फॉसिल फ्यूल को बनने के लिए बहुत सालों का समय लगता है, और ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में मतलब एक फिक्स अमाउंट है, उतने ही रहते हैं। एक समय के बाद माना जाता है कि ये ख़त्म हो जाएंगे। इनसे बहुत प्रकार की ग्रीन हाउस गैस भी निकलती है। जैसे आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल्स या सोर्स की बात करें तो क्या क्या है, आप सब जानते हैं, कोयला होता है, पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल होता है, और नेचुरल गैस होती है। बायोफ्यूल के बारे में अपन बात करें तो देखो, बायोफ्यूल क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिन्यूएबल का मतलब इसको वापस से अपन यूज कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब इजीली डिग्रेडेबल, मतलब इसका कोई भी अपशिष्ट नहीं बचता है। जैसे अपन कोयला जलाए तो कोयले की राख बच जाती है ना, वैसे बायोफ्यूल का कोई भी अपशिष्ट नहीं बचता है। तीसरा, सेफर का मतलब आराम से यूज करो, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई रिस्क नहीं है। बनते कैसे हैं बायोफ्यूल कैसे बनते हैं, ये बनते हैं ऑर्गेनिक मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर जिससे बनते हैं उसको क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। और एक और शब्द अपन आगे देखेंगे, इसको फीड स्टॉक भी कहते हैं।
बहुत ही छोटे समय मतलब अल्पकाल में बन जाते हैं, जल्दी सी प्रोसेस होती है इनके बनने की, और बहुत ही कम मात्रा में, कह सकते हैं कि नहीं के बराबर ये अपने ग्रीन हाउस गैस मतलब CO2 को रिलीज करते हैं। तो देखो फॉसिल फ्यूल कन्वेंशनल फ्यूल है, इसकी इतनी सारी लिमिटेशंस है, इसलिए अपने को बायोफ्यूल की ओर जाने की आज ज़रूरत है। इसीलिए क्या बोलते हैं अपन आज का अल्टरनेट फ्यूल अपन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें अपन बायोफ्यूल के, तो देखो अपने को इसमें पढ़ना है बायोगैस हो गया, बायोडीजल हो गया, बायोएथेनॉल हो गया, बायोमेथेनॉल हो गया। ये क्या क्या होते हैं इसके बारे में अपन सब बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, और फॉसिल फ्यूल में भी सबसे पहला है कोयला। कोयला मतलब कोयल। देखो कोयला बनता कैसे है, सिंपल सा बात है कि प्लांट मटेरियल्स के जीवाश्म, जितने भी प्लांट्स हैं जो डेड होने के बाद उनके जीवाश्म धरती के नीचे जाते जाते हैं और कई सालों के बाद वो कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कोयला हमको ये पता होना चाहिए कि कितने प्रकार का होता है। अपने इंपॉर्टेंट यही है कि कोयला 3 प्रकार का अपने को पता है कि 3 प्रकार का होता है, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और तीसरा है एंथ्रेसाइट कोयला। तो देखो लिग्नाइट कोयला की क्या खास बात है कि सबसे लो ग्रेड का कोयला होता है, ब्राउनिश कलर का होता है और हाई मॉइस्चर कंटेंट होती है। हाई मॉइस्चर मतलब इसमें थोड़ा सा पानी कंटेंट ज़्यादा होता है, जिससे वो बहुत धीरे धीरे जलता है। और कहाँ पर पाया जाता है, ये ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ पर कीचड़ के आसपास हो ना, धरती में जहाँ पर थोड़ा गीला हो, कीचड़ हो, उस जगह ये पाया जाता है। और जनरली ये अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही जनरेट यूज किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज में। देखो दूसरा है बिटुमिनस कोयला, बहुत इंपॉर्टेंट कोयला। ये कोयला डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, मतलब जहाँ लिग्नाइट कोयला पाया जाता है उसके नीचे वाली अर्थ क्रस्ट में ये पाया जाता है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट लिग्नाइट कोयले से थोड़ा सा कम होता है। मॉइस्चर कम होगा तो ये इजीली थोड़ा सा अच्छी तरह चलता है और मार्केट वैल्यू भी इसी की ज़्यादा रहती है। तो देखो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि मोस्ट पॉपुलर कोयला ऑफ कॉमर्शियल यूज कौन सा है। सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल कोयला यूज कौन सा होता है, वो होता है बिटुमिनस कोयला। दूसरा सवाल कि आपके घरों के अंदर आने वाला कोयला कौन सा होता है, जो अपन घर में जलाते हैं ना सिगड़ियों में कोयला, वो कौन सा होता है, वो भी बिटुमिनस कोयला ही होता है। तीसरा है एंथ्रेसाइट कोयला, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोयला होता है, जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कोयला होता है और ये इसके भी नीचे पाया जाता है, मतलब सबसे नीचे इनसाइड के जो पाया जाता है अर्थ में, वो एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। इसमें कुछ भी पानी नहीं होता, मतलब वाटर कंटेंट नहीं होता, इसका मतलब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, इजीली ये बर्न हो जाती है। तो ये था अपना पहला कोयला। आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना, मोस्ट पॉपुलर कोयला कौन सा है, बिटुमिनस कोयला है। और सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट किस में पाया जाता है, वो लिग्नाइट कोयला में पाया जाता है। सबसे कम वाटर कंटेंट या नहीं के बराबर किस में पाया जाता है, एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट कोयला। सबसे बेकार क्वालिटी का कोयला कौन सा है, लिग्नाइट कोयला। घरों में उपयोग होने वाला कोयला कौन सा है, बिटुमिनस कोयला, है ना। तो इतने सारे के सवालों का आप ध्यान में रखना। दूसरा बात करते हैं पेट्रोलियम। देखो क्रूड ऑयल बोलो या पेट्रोलियम बोलो, बात एक ही है। इसका निर्माण कैसे होता है, देखो कोयला तो कहाँ किससे होता है, वो प्लांट मटेरियल से होता है, जबकि इसका निर्माण किससे होता है, कंप्रेशन ऑफ मैराइन ऑर्गेनिज्म। मैराइन ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हो गया कि समुद्र के नीचे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो मरने के बाद उनसे जो जीवाश्म बनता है वो कई सदियों के बाद उनसे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो पेट्रोलियम की अगर बात करें कि ये बनता कैसे है, तो रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मैराइन ऑर्गेनिज्म शैलो सी, मतलब समुद्र के नीचे जो शैलो जगह होती है वहां पर मैराइन ऑर्गेनिज्म के जीवाश्म से ये बनता है। अब ये पेट्रोलियम होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, जिसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर्स होते हैं, है ना। ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है। और इसके रिफाइनिंग के बाद, जैसे अपन कोई भी पेट्रोल खरीदते हैं बाहर से, अपन इंपोर्ट करते हैं, अपन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और आपको पता है कि इंडिया 82% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करती है, और बाहर से इंपोर्ट करती है वो क्रूड ऑयल के रूप में इंपोर्ट करती है। अब उसका क्या होता है, रिफाइनरी में जाता है, वो रिफाइनरी में जाने के बाद उसका रिफाइनरी होता है। अब उसमें से जो अलग अलग क्वालिटी है, जो भी कॉम्बिनेशन के आधार पर कि भाई पेट्रोल बनाना है तो उसको पेट्रोल में कन्वर्ट कर दिया, डीजल बना दिया, उसका LPG गैस बना दी, है ना, तो ये गैसोलीन बना दिया, कैरोसिन बना दिया। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग उसको रिफाइनिंग के बाद उसको उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये मान के चलो कि पेट्रोल, डीजल, आपका LPG और आपकी गैसोलीन, कैरोसिन का तेल, ये सब क्या है, ये क्रूड ऑयल के टाइप ही है या पेट्रोलियम ही है। तो देखो अब LPG कैसे बनता है, जो आपका ये पेट्रोलियम है, अगर उसको लिक्विड के रूप में अगर अपन चेंज कर ले तो वो क्या होता है, LPG।
और अपने को पता है कि जो अपनी कुकिंग में जो अपने को गैस आती है उसके अंदर क्या भरा होता है, उसके अंदर भरा होता है अपना एलपीजी भरा होता है। तो एक सवाल यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है कि एलपीजी का जो मेन कंटेंट गैस होती है वो कौन सी होती है, वो होती है अपने ब्यूटेन गैस। ये ध्यान में रखना कि एलपीजी जो सिलेंडर होता है, घरों में जो सिलेंडर आता है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है, उसमें पाई जाती है अपनी ब्यूटेन गैस पाई जाती है ना, जो कुकिंग गैस में यूज होता है। तीसरी बात करते हैं फॉसिल फ्यूल, जो तीसरा प्रकार है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कुछ भी नहीं है, सेम पेट्रोल के जैसी होती है, बस इतना सा अंतर होता है कि इसका जो निर्माण होता है वो होता है यूजुअली फाउंड अंडरग्राउंड नियर ऑन ऑयल सर्फेसिस। मतलब जो वहाँ पर पेट्रोल पाए जा रहे हैं, जहाँ पर क्रूड ऑयल पाए जा रहे हैं, उसकी जो वाष्प होती है, जो उसके ऊपर जो वाष्प रहती है, जो गैस बनती है, वो गैस ही क्या होती है, नेचुरल गैस होती है। और तीनों प्रकार के में सबसे जो साफ का जो फ्यूल है, क्लीनेस्ट फ्यूल है, वो कौन सा है, फॉसिल फ्यूल है ना। ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है, इसका मतलब इसमें जो CO2 की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होता है ना। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि नेचुरल गैस का जो मेन गैस है वो कौन सी होती है, मेथेन होती है। जबकि अभी अपन ने पढ़ा कि एलपीजी की मेन गैस कौन सी होती है, ब्यूटेन, जबकि नेचुरल गैस की मेन गैस कौन सी होती है, मेथेन। हाँ, हाईली फ्लेमेबल, मतलब दोनों से बहुत जल्दी तीव्रता से जलता है ये कोयला और पेट्रोल से, और इसमें किसी प्रकार की कोई गंध या दुर्गंध नहीं आती है ना। अब ये यूज कहाँ होता है भाई, अपने घरों में तो आता नहीं है। किसी को कोई शक हो कि भाई अपने घरों में नेचुरल गैस आती है, तो नहीं आती है। जो अपने घर अंदर एलपीजी आता है उसमें वो पेट्रोलियम ही होता है, लिक्विड पेट्रोलियम होता है। नेचुरल गैस का यूज सिर्फ पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में होता है, जैसे बहुत सारे फर्टिलाइजर बनाने में हो गया है ना, कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने में हो गया, साबुन बनाने में हो गया है ना। जितनी भी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज है वहाँ पर नेचुरल गैस का यूज होता है ना, क्योंकि पेट्रोलियम के स्थान पर नेचुरल गैस वहाँ पर यूज की जाती है। अब देखो यहाँ पर एक अपने सामने तर्क है कि आज अपन 2020 में जी रहे, अपन कहाँ पर है, यहाँ पर है अभी 2020 में। अब देखो फॉसिल फ्यूल का स्टेटस क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग होते जा रहा है। एक समय आएगा 2050-60 के बाद जब पूरी तरह एम्प्टी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कैसे जियोगे, आप कैसे गाड़ी चलाओगे, आप कैसे एसी चलाओगे, आप कैसे खाना बनाओगे, आप कैसे हवाई यात्रा करोगे, आपको पता है। तो इसके लिए अपने को सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। वो सॉल्यूशन क्या है, हो सकता है कि इलेक्ट्रिक कारें आ जाए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ जाए, हो सकता है सोलर पावर से कुछ चलने लग जाए, हो सकता है विंड पावर से कुछ चलने लग जाए, ये ऐसा हो सकता है। पर मैं कहूँगा इस सबसे अच्छा जो सस्टेनेबल है, देसी जुगाड़ है, वो है आपका बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स, क्योंकि बायोफ्यूल्स ही एक प्रकार का अल्टरनेट सोर्स है जिसके अपन इस फॉसिल फ्यूल को अपन इसकी फुलफिल कर सकते हैं, इसकी रिकवरी कर सकते हैं। तो इसलिए अपने को बायोफ्यूल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखो अपने को पता पड़ता है कि बायोफ्यूल क्या है, तो बायोफ्यूल समझते हैं। बायोफ्यूल क्या है, बायोफ्यूल लिक्विड हो सकता है, गैसेस में फ्यूल हो सकता है। किससे बनता है, बायोमास से बनता है, बायोमास रिसोर्सेज से बनता है। बायोमास रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड वेस्टेज। जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या उनके वेस्टेज है वो सब मिलाकर क्या बोलते हैं, बायोमास रिसोर्सेज होते हैं। इनको एक और टेक्निकल टर्म में बोलते हैं अपन फीड स्टॉक। फीड स्टॉक क्या होता है कि ऐसे बायोमास जो बायोफ्यूल बनाने में यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फीड स्टॉक कहते हैं। आइए पढ़ते हैं अपन बायोफ्यूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो रिन्यूएबल होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है, इसको दोबारा जल्दी से बनाया जा सकता है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब इजीली बर्न हो जाता है। क्लीन फ्यूल होता है, एफिशिएंट फ्यूल होता है, कोई भी प्रकार का इसमें अपशिष्ट नहीं बनता है जलने के बाद, किसी भी प्रकार का कोई धुआं नहीं देता है, कोई भी प्रकार का इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं करता है। इकोनॉमिकल मतलब थोड़ा सस्ता होता है, और कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हैं, आसानी से जलता है, और कन्वीनियंट इग्निशन टेम्परेचर मतलब इग्निशन टेम्परेचर इसका कन्वीनियंट रहता है। तो ये पूरी विशेषता किसकी हो गई, बायोफ्यूल की विशेषता हुई। तो चलिए आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं कि बायोफ्यूल में क्या क्या एग्जाम्पल्स है, उसके क्या क्या उदाहरण है और अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है बायोफ्यूल्स के, वो 3 ही एग्जाम्पल्स अपने को पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं, बायोगैस है, बायोडीजल है, बायोइथेनॉल है। बायोगैस आप सबको पता है किससे पड़ता है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, हो सकता है वो प्लांट का हो सकता है वो सीवेज का हो सकता है वो एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है वो डोमेस्टिक वेस्ट हो। बायोडीजल किससे बनता है, बायोडीजल भाई साहब सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल ऑयल से ही बनता है या एनिमल फैट से ही बनता है, ये किसी प्रकार का सीवेज से नहीं बनता है। बायोइथेनॉल किससे बनता है, ये सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिक पदार्थ जो इसमें शुगर होती है,
शुगर मतलब जैसे शुगर केन हो गया, शुगर बीट हो गया, है ना, उनसे बायोइथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। इन तीनों की अपन डिटेल में इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे, और अपने कोर्स में भी स्पेसिफिकेशन दे रखा है बिल्कुल कि बायोगैस के प्लांट क्या क्या होते हैं, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, बायोडीजल क्या होता है, बायोडीजल के क्या क्या सिस्टम होते हैं, बायोएथेनॉल या ऑयल, बायो ऑयल के नाम से दे रखा है अपने, वो क्या क्या होते हैं, ये अपने को इसमें बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है। तो चलिए बायोफ्यूल्स पढ़ते हैं। बायोफ्यूल्स के क्या क्या टाइप्स हैं, तो ये डायग्रामेटिकली मैंने बता दिया कि वही बायोएथेनॉल, बायोमेथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैसेस, ये डायग्रामेटिक है। बायोमास, अब देखो बायोफ्यूल पढ़ने के लिए या बायोफ्यूल समझने के लिए अपने को बायोमास को समझना होगा। देसी भाषा में बताऊं, बायोमास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक पदार्थ जो बायोफ्यूल बनाने में यूज होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, बायोमास कहते हैं। अब अपने को पता है कि ऑर्गेनिक पदार्थ कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, है ना। कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, हो सकता है और वेस्टेज हो, रेसिड्यू, फिर एग्रीकल्चर के जो वेस्ट बनते हैं वो भी हो सकते हैं, है ना। फॉरेस्ट्री काट के फॉरेस्ट्री में जो वेस्ट बनते हैं वो भी हो सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज होती है उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो क्या होते हैं, सब बायोमास होते हैं। क्लियर। तो देखो कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। बायोमास क्या है, बायोमास ऑर्गेनिक मटेरियल है दैट कम्स, कहाँ से आते हैं, फ्रॉम प्लांट्स या एनिमल से अपने प्राप्त आते हैं। अब बायोमास के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, बायोमास की एनर्जी अपने को पता है कि भाई प्लांट्स से होते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स सन की एनर्जी को यूज करके, फोटोसिंथेसिस को यूज करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो बायोमास के अंदर जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो केमिकल एनर्जी उसमें इंसर्ट की गई है वहाँ से आ रही है। बायोमास को बंद करते हैं तो एज ए केमिकल एनर्जी ये अपने हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे अपन जो भी कोई काम करना चाहे वो काम कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपन लिक्विड बायोफ्यूल्स में, जैसे लिक्विड बायोफ्यूल्स में यूज कर सकते हैं जैसे, या फिर बायोगैस बना सकते हैं, देन कैन बी बर्न एज बायोफ्यूल्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बायोमास को अपन डायरेक्टली जला के यूज कर लो, या फिर बायोगैस बनाओ जिसको जला के अपन फ्यूल के रूप में यूज करो। देखो डायग्रामेटिक भी अपन समझ सकते हैं कि बायोमास के सोर्सेस क्या क्या है, कि एग्रीकल्चर क्रॉप के रेसिड्यू हो गए, मतलब जो भी एग्रीकल्चर के वेस्टेज है वो हो गया, सी वेस्ट का जो भी हो गया वो सब हो गया, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्टेज आ गया, एनिमल रेसिड्यूज आ गया सारा, गोबर वोबर सब आ गया, इंडस्ट्रियल रेसिड्यूज आ गया सारा, फॉरेस्ट्री क्रॉप रेसिड्यूज आ गए, ये सब क्या है, बायोमास के सोर्सेस होते हैं। अब बायोफ्यूल, देखो मैंने बताया था फीड स्टॉक आ गया, तो इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। फीड स्टॉक का मतलब अपन, मैंने दोबारा बता देता हूँ आपको, ऐसे बायोमास जो बायोफ्यूल बनाने में उपयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फीड स्टॉक। सिंपल सी बात है ना। तो देखो अपने एग्रीकल्चर में फीड स्टॉक कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जैसे सोयाबीन्स हो गया, कॉर्न हो गया, शुगर केन हो गया, शुगर बीट हो गया, स्पीचेस हो गया, जेट्रोफा हो गया, कैमलिना हो गया, एल्गी हो गया। मतलब ये ऐसे बायोफ्यूल्स है जिनसे अपन क्या बनाते हैं पता है, बायोडीजल बनाते हैं, बायो एथेनॉल बनाते हैं, बायोमेथेनॉल बनाते हैं, है ना। कसावा हो गया, पाल्म ऑयल हो गया, ये फंगाई हो गया, एग्रीकल्चर वेस्टेज हो गया, एनिमल फैट हो गए, इन सब से अपन बायोडीजल बनाते हैं, बायोएथेनॉल बनाते हैं, है ना, मेथेनॉल बनाते हैं। तो ये फीड स्टॉक है बायोफ्यूल के इम्पोर्टेंट। अब जनरेशंस की बात करें, देखो अपन अभी अपन एक्टिवा भी ले रहे हैं, एक्टिवा में 6G जनरेशन आ गया। मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो अपडेशन बोलते हैं कि अपडेट करते जाओ तो उसको जनरेशन अपन कहते हैं। सेम बायोफ्यूल में भी जनरेशन चलती है। इसमें देखो क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या होते हैं, कन्वेंशनल बेसिक बायोफ्यूल्स, मतलब ऐसे बायोफ्यूल्स जो ऐसे फीड स्टॉक से बनते हैं जो फीड स्टॉक ह्यूमन डाइट में यूज होते हैं। कुल मिलाकर बात बोले कि जो फूड प्रोडक्ट होते हैं अगर उनसे बायोफ्यूल बनाया जाए तो वो कौन से जनरेशन में आते हैं, फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। जैसे शुगर को यूज कर सकते हैं अपन, स्टार्च को यूज कर सकते हैं अपन, वेजिटेबल्स ऑयल यूज कर सकते हैं अपन, है ना। तो इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, इसके बायोगैस, बायोडीजल, ग्रीन डीजल, बायोईथर, सिंगल्स है। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे पूछा गया है कि बायोगैस इज ए, बायोगैस क्या है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। तो आपको क्या आंसर देना है, बायोफ्यूल क्या है, बायोगैस क्या है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल से। उसके बाद देखो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल क्या होते हैं, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल होते हैं एडवांस टाइप के होते हैं। एडवांस टाइप के मतलब कि ऐसे बायोफ्यूल जो फीड स्टॉक जिनसे वो बनते हैं, जो फीड स्टॉक क्या हो, नॉन फूड हो, मतलब ऐसे हो जिसको ह्यूमन खाता नहीं हो, वो क्या होते हैं, नॉन फूड
विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड एज ए ह्यूमन फूड डाइट। पहले तो ये समझना होगा कि भाई कि फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए पड़ी कि अगर फर्स्ट जनरेशन में ही होता तो साहब ये तो अपने खाने की चीज़ें हैं, वैसे ही अपने भारत में तो भूखमरी है, तो अगर इसका ही उपयोग अपन फ्यूल बनाने में कर दें तो खाना अपने तो फिर तो भुखमरी और बढ़ जाएगी। इसका मतलब दूसरा सोर्स सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या सोचा, दूसरा सोर्स सोचा कि भाई आप बायोफ्यूल बनाओ तो कोई नॉन फूड से बनाओ जिसको मनुष्य नहीं खाए। तो देखो एल्गी से बनाने लगे। तो इसमें क्या करते हैं, एल्गी को उगाया जाता है, उसके जो फ्यूल, उसके जो ऑर्गेनिक पदार्थ होता है उससे फ्यूल बना जाता है ना, सेलुलोज, एथेनॉल, बायो डीएमएफ, फिशर डीजल, वुड डीजल। तो ये सब क्या हो गए, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल हो गए। इसी प्रकार अब तक कितने जनरेशन पहुंच गए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अपने को सिर्फ इतना से ध्यान रखना है कि बायोगैस, अपना बायोडीजल, बायोएथेनॉल कौन से होते हैं, फर्स्ट जनरेशन होते हैं। फर्स्ट जनरेशन किसे कहते हैं, ऐसी जनरेशन जिसमें फीड स्टॉक क्या होता है, ह्यूमन डाइट होता है, मतलब ह्यूमन फूड होता है ना। सेकंड जनरेशन क्या होता है, जो नॉन फूड एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं, मतलब जिसके अपन खाता नहीं है ना। थर्ड जनरेशन में एल्गी को उपयोग किया जाता है, एल्गी को लगाया जाता है, और फोर्थ में जो वेस्टेज होते हैं, सॉलिड वेस्टेज, वो यूज किए जाते हैं, है ना। तो ये जनरेशन आपको समझना होगा। अब देखो कॉमर्शियल यूज कौन कौन से हैं, तो अपने को 3 इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। अपन क्या क्या पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बायोगैस, उसके बाद बायोडीजल, उसके बाद बायोएथेनॉल। अपने प्री पीजी के कोर्स में भी तीनों के तीनों सब्जेक्ट में अपने को दे रखे हैं, तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं बायोगैस। बायोगैस क्या है, एक बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल है। तो देखो बायोगैस में एक शब्द आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि बायोगैस प्रोड्यूस किससे होती है, रिजल्ट ऑफ एनएरोबिक फर्मेंटेशन। एनएरोबिक फर्मेंटेशन मतलब इसको दूसरी भाषा में बोले अपन कि एनएरोबिक डाइजेशन। मतलब सिंपल सी बात है, एनएरोबिक का मतलब होता है कि न तो वहाँ पर ऑक्सीजन जा सके, न वहाँ पर एयर जा सके, और न पूरा कंप्लीटली क्लोज्ड स्ट्रक्चर, एनएरोबिक। और डाइजेशन मतलब उसका डिकम्पोजिशन होना। मतलब बायोगैस कैसी है, एक एनएरोबिक फर्मेंटेशन है जिसमें एनएरोबिक डाइजेशन होता है। किसका होता है, बायोमास का होता है। बायोमास मतलब मैंने बताया ऑर्गेनिक वेस्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब वाटर की उपस्थिति के अंदर अपना बायोगैस का फॉर्मेशन होता है। अब देखो बायोगैस को अपन नॉर्मली क्या कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। गोबर गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बायोमास या फीड स्टॉक बायोगैस में यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, काऊ डंग यूज किया जाता है। इसीलिए बायोगैस को क्या कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। तो देखो बायोगैस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट, ये अपने को पता होना चाहिए कि बायोगैस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। बायोगैस क्या है, एक प्रकार का बायोफ्यूल है, ये अपन जानते हैं। दूसरा क्या है, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब अपन कि बायोगैस बन जाएगी, वहाँ पे 1 महीने अभी खत्म हुई, कल और बना लेंगे, है ना। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब इजीली इसको अपन जला सकते हैं। क्लीन फ्यूल होता है, एफिशिएंट फ्यूल होता है, कोई भी प्रकार का अपशिष्ट नहीं होता है, कोई भी प्रकार का धुआं नहीं देता है जलाने पर, कोई भी प्रकार के इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता होता है, और सेम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन सप्लाई भी या ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। और कन्वीनियंट इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो देखो स्टेप क्या क्या होता है, किसी भी बायोगैस को फॉर्मेशन के लिए अपने को स्टेप्स पता होने चाहिए। तो मेन अगर बात करें तो 3 स्टेप में इसको डिवाइड किया गया है कि बायोगैस को प्रोडक्शन में 3 स्टेप होती है। पहला स्टेप क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस, दूसरी है एसिडोजेनेसिस, और तीसरी मेथेनोजेनेसिस। मेथेनोजेनेसिस अपने को ध्यान में रखना है, मेथेनोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा कंप्लीट होती है। थोड़ा डिटेल में और पढ़ते हैं। हाइड्रोलाइसिस में क्या क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, पानी की उपस्थिति में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो सिंपल कंपाउंड मतलब मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं। फिर दूसरे में क्या होता है, फिर एसिडिक बैक्टीरिया होते हैं जिसको और तोड़ते हैं ना, उसमें से CO2 को रिलीज करते हैं। तीसरा एसिडोजेनेसिस मतलब एसिड और क्रिएट करते हैं जिसमें से एसिटिक एसिड अलग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती है, हाइड्रोजन अलग होता है ना। और नेक्स्ट लास्ट में मेथेनोकोकस बैक्टीरिया होते हैं जो उसके अंदर से मेथेन गैस को निकालते हैं, और मेथेन गैस निकलते ही क्या होता है, बायोगैस का फॉर्मेशन होता है। तो चलो इसको एक डायग्रामेटिक स्कीम देखो कि ये बायोमास अपने को पता है कि फीड स्टॉक हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। वो डाइजेस्टर के अंदर डाला, एनएरोबिक डाइजेशन होता है, उसके अंदर डाला, उसमें हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हुई, उसमें एसिडोजेनेसिस प्रोसेस हुई, उसमें फिर
वापिस एसिडोजेनेसिस प्रोसेस हुई, फिर मेथनोजेनेसिस लास्ट प्रोसेस, जिसमें से बायोगैस बना और उस बायोगैस को अपन आउटलेट पाइप के द्वारा से बाहर निकाल के उसको स्टोर कर लेते हैं और जहाँ पर अपने को यूज करना हो वहाँ पे अपन एनर्जी के रूप में एज ए फ्यूल अपन यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ये बनता है कि बायोगैस के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मेथेन गैस निकलती है। मेथेन गैस कौन से प्रकार के बैक्टीरिया निकालते हैं? तो कौन से प्रकार के बैक्टीरिया निकालते हैं? मेथेनोकोकस बैक्टीरिया निकालते हैं। जो बायोगैस का प्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार के इन्वायरमेंट में होता है? वो ध्यान में रखना, एनएरोबिक फर्मेंटेशन। वो प्रोसेस कौन सी होती है? एनारोबिक फर्मेंटेशन या एनारोबिक डाइजेशन फर्मेंटेशन होती है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। तो देखो बायोगैस के कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट गैसेस होती है बायोगैस में। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता है कि बायोगैस क्या है, वेरी क्लीन फ्यूल है, मतलब बिल्कुल साफ है, गुड क्वालिटी होती है फ्यूल की, है ना, और लाइटनिंग फ्यूल है, बिल्कुल हल्का फ्यूल होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने प्री पीजी में बनता है, ये सभी एग्जाम में बनता है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। आपको पता भी है फिर भी कोई बात नहीं, आप ध्यान में रखो कि बायोगैस में सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी होती है? वो होती है मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है? मीथेन गैस। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है, H2S होती है, ऑक्सीजन होती है, वाटर वेपर्स होते हैं। तो कई बार ऐसे पूछा गया है कि भाई ये बताओ कि बायोगैस के अंदर मेथेन कितने परसेंटेज पाई जाती है? तो अपने को ध्यान में रखना कि अबव 50% पाई जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड उससे कम 30 से 40% तक पाई जाती है। तो मेथेन गैस बायोगैस होती है। अब बात आ गई कि भाई कि बायोगैस बनती कहाँ है और जो बनती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो सिंपल से ध्यान रखो कि बायोगैस जिस स्ट्रक्चर में बनती है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? बायोगैस प्लांट। क्या कहते हैं? बायोगैस प्लांट। तो देखो सिंपल सा है, उसका सिस्टम कैसा होता है? उस सिस्टम में अपने को एक प्रिंसिपल ध्यान में रखना है, एनारोबिक फर्मेंटेशन। कौन सा? एनारोबिक फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस अपने को फॉलो करना है उस ऑर्गेनिक मैसेज में और अपने को बायोगैस प्रोड्यूस करनी है। तो देखो जो भी ये प्रोसेस होता है उसमें अपने को ध्यान में रखना है, एक गैस होल्डर बनता है। गैस होल्डर में अपने को गैस स्टोर होती है और जिसमें इनलेट आउटलेट पाइप लगे होते हैं और ये पूरा सिस्टम क्या होता है? बायोगैस प्लांट सिस्टम होता है। आगे इसको अपन डायग्रामेटिक और अभी देखते हैं। तो देखो कंपोनेंट ऑफ बायोगैस प्लांट क्या क्या हो गए। एक कोई भी इंपॉर्टेंट बायोगैस प्लांट है उसमें ये कंपोनेंट तो होने ही चाहिए। फाउंडेशन होना चाहिए, फाउंडेशन का मतलब उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। डाइजेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि विच वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट या पार्ट या कंपोनेंट ऑफ बायोगैस प्लांट, तो वो कौन सा है? डाइजेस्टर होता है। तीसरा गैस होल्डर होता है, गैस स्टोरेज मैशनरी डोम होती है, मिक्सिंग टैंक होता है, इनलेट चैम्बर होता है, आउटलेट चैम्बर होता है ना, गैस आउटलेट होती है, गैस होल्डर होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्या है? इसके कंपोनेंट होते हैं। तो इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? डाइजेस्टर है या गैस आउटलेट या होल्डर है ना। इनलेट से अपन डालते हैं, आउटलेट से अपन गैस को निकालते हैं। डायग्रामेटिक अगर देखें, देखो ये डाइजेस्टर है, पूरा का इंपॉर्टेंट डाइजेस्टर है। ये आपका ऑर्गेनिक वेस्ट जो अपन डाल रहे हैं इसको अपन इनलेट पाइप बोलते हैं। यहाँ पर ये डाइजेस्टर होता है, डिटेंशन टैंक होता है, इसके ऊपर गैस होल्डिंग टैंक होता है, इसमें से गैस बनती रहती है पूरी, है ना, और इससे अपन गैस को अपन यहाँ से निकाल लेते हैं आउटलेट में से, ठीक है। और इस गैस को यूज करके अपन क्या कर लिए, देखो ये गैस से अपन जो कुकिंग गैस है, बायोगैस स्टोव बोलते हैं उसको, उसमें अपन कुछ भी अपन पका सकते हैं, उसको जला सकते हैं। और साथ में यहाँ से जो स्लरी निकलती है, ये स्लरी अपना बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होती है। क्या यूज होती है? बायो फर्टिलाइजर। तो ये बेसिक ये डिजाइन है, बेसिक प्लांट है। देखो कि नीचे तो डाइजेस्टर होता है, ये गैस होल्डर हो गया, ये इनलेट वॉल्व हो गया, ये आउटलेट वॉल्व हो गया, और यहाँ से स्लरी को अपन ने निकाल दिया, है ना। तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट एक बायोगैस होता है। अब देखो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं बायोगैस प्लांट के। तो इसके इंपॉर्टेंट के आधार पर 3 प्रकार में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है कम्युनिटी बायोगैस प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जो किसी कम्युनिटी के द्वारा लगाए गए, वो कम्युनिटी बायोगैस प्लांट। जैसे भाई पंचायत ने लगा दिए, म्यूनसिपल कम्युनिटी ने लगा दिए, है ना, किसी गांव में लगा दिए, किसी मोहल्ला में लगा दिए, किसी टाउन में लगा दिए, सिटी में लगा दिए, है ना। तो इनकी साइज़ कितनी होती है? इनकी साइज़ होती है 15 मीटर स्क्वायर पर डे के हिसाब से इनकी साइज बनती है।
इंस्टीट्यूशनल बायोगैस प्लांट क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशनल बायोगैस प्लांट होते हैं जैसे भाई किसी ने गुरुद्वारा में बना दिया है ना, किसी मंदिर में बना दिया, किसी गौशाला में बना दिया है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट में बना दिया, मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह। इनकी भी साइज़ क्या होती है? 15 मीटर स्क्वायर पर डे के हिसाब से होती है। तीसरी होती है फैमिली साइज बायोगैस प्लांट। फैमिली साइज बायोगैस प्लांट क्या होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा बनाए जाते हैं, है ना, किसी फैमिली के द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। इसमें वो अपने अकॉर्डिंग यूज करता है उतना डालता है। इसकी साइज क्या होती है? इसकी साइज होती है 6 मीटर स्क्वायर पर। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डिजाइन्स ऑफ बायोगैस प्लांट्स। देखो बायोगैस प्लांट क्या होते हैं कि ऐसी जगह या ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें अपन बायोगैस को बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बायोगैस प्लांट। अब उसकी क्या डिजाइन होनी चाहिए? तो मेन प्रिंसिपल जो बात कर रहे थे कि दो प्रकार की डिजाइन होती है, एक होता है बैच फेड, एक होता है डेली फेड। बैच फेड मतलब पीरियोडिक सिस्टम, डेली फेड मतलब सेमी कंटिन्यूस सिस्टम। देखो टेक्निकली अगर बात करें तो सिर्फ इतना सा अंतर होता है। बैच फेड का मतलब होता है कि इसके अंदर बैच बना दिया मतलब एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें एक बार में सारा का सारा जितना भी उसको लोड करना था वो सब कुछ उसके अपन अंदर बायोमास डाल दिया। अब उसके अंदर एक बार डालने के बाद अपन उसको बार बार नहीं डालते हैं। अब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसको अपन एक साथ बाद में निकाल लेंगे, फिर उसको खत्म करके फिर वापस उसके अंदर वापस डालते हैं। तो ये बैच वाइज अपन इसको बनाते हैं, इसलिए बैच फेड कहलाता है। जबकि डेली फेड का मतलब क्या होता है? इसके अंदर जो अपन स्ट्रक्चर बना दिया तो इसमें ऐसा करते हैं कि डेली अनलोडिंग थोड़े थोड़े मात्रा में लोडिंग करते जाते हैं और थोड़े थोड़े मात्रा में अपन रेसिड्यू मतलब बायो फर्टिलाइजर निकालते जाते हैं। मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कि एक स्ट्रक्चर बना लिया अपन ने जिसमें डाइजेस्टर के अंदर अपन थोड़ा थोड़ा मात्रा में डेली अपन उसमें डालते जाएंगे और उधर से थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे। जबकि बैच फेड की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो अपन डालते हैं, जो भी वेस्ट डालते हैं या ऑर्गेनिक जो भी पदार्थ डालते हैं वो कैसा होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। ड्राई ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, सॉलिड मटेरियल जैसे सॉलिड वेजिटेबल वेस्टेज होना चाहिए। जबकि डेली फेड में क्या होता है कि वो मटेरियल कैसा होना चाहिए? डाइल्यूटेड होना चाहिए। डाइल्यूटेड मतलब कि वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। इसका एक डिसएडवांटेज होता है, मतलब उसको अपन को डाइल्यूट करके ही डालना पड़ता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है देखो कि इसके अंदर है ना जो प्रोसेस होती है वो स्लो स्टार्ट होती है ना। एक बार बायोगैस बनना स्टार्ट होती है फिर धीरे धीरे इंक्रीज होती है ना। तो 4 से 8 के वीक्स में ये कंप्लीट होता है। जबकि ये क्या होता है कि अपन ईच लोड एक बार डालेंगे वो खत्म होगा और वापस अपने को गैस मिलती रहेगी। तो 14 से 40 दिन के अंदर ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है ना। बैच डाइजेस्टर कहाँ यूज होते हैं? ये ग्रुप्स में यूज होते हैं, है ना। ग्रुप्स में यूज मतलब कि ऐसे कि एक बना दिया, दूसरा बना दिया, तीसरा, ऐसे 4-5 बना दिया अपन ने अलग अलग टाइम के, जिससे क्या है कि अपने को हमेशा वो बायोगैस मिलती थी। जबकि इसमें क्या है एक ही बायोगैस कंटिन्यूस सप्लाई करते रहता है बायोगैस की। जबकि अब इसमें एक बायोगैस कंटिन्यूस सप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इसमें अपने को एक से ज़्यादा बायोगैस लेने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर लेने पड़ेंगे कंटिन्यूस सप्लाई के लिए। जबकि इसमें एक ही बायोगैस कंटिन्यूस सप्लाई करता रहता है बायोगैस की, क्योंकि इसमें डालते जाओ निकलती जाएगी, डालते जाओ निकलती जाएगी। तो ये दो मैकेनिज्म होती है, बैच फेड और डेली फेड। अपन नॉर्मली कौन से यूज करते हैं? अपन यूज करते हैं डेली फेड। नॉर्मली जो यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है? डेली फेड, क्योंकि डेली अपने को पता है डेली आएगा अपना आएगा और नीचे गैस निकलती जाएगी। एक बैच फेड में तो ये है कि एक बार बना दिया तो वो तो जब खत्म होगा जब भी यूज होगा। तो अपन इसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन क्या क्या है इन डिजाइंस का। तो अपने पता है एक तो बैच फेड होता है और दूसरा डेली फेड होता है। देखो बैच फेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने यहाँ पे इंडिया में यूज नहीं किया जाता है। क्यों यूज नहीं किया जाता है? क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही अपने को बायोगैस मिलती है और एक बार डाल दिया इसका मतलब फिक्स हो जाता है। जबकि डेली फेड के अंदर अपन कंटिन्यूस अपन इसमें डालते रहते हैं। तो इसको दो में डिवाइड किया गया, एक तो फिक्स डोम स्ट्रक्चर, एक फ्लोटिंग डोम स्ट्रक्चर। फिक्स मतलब कि जो डिजाइन होगी उसको फिक्स कर दिया जाएगा, फिक्स डोम बना दिया जाएगा, बस उसको अपन हिला नहीं सकते। जबकि फ्लोटिंग ड्रम मतलब थोड़ा बहुत उसको मूवमेंट होता रहता है, वो हिलता डुलता रहता है। ये डिजाइन के आधार पर है। फिक्स डोम जो मॉडल होते हैं उसमें दो प्रकार के मॉडल चलते हैं। एक को चलता है जनता मॉडल बायोगैस प्लांट, दूसरा चलता है दीन बंधु मॉडल बायोगैस प्लांट। जबकि फ्लोटिंग ड्रम के अंदर सब क्या कौन सा चलता है? केवीआईसी मतलब खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन। देखो यहाँ पे एक समझने की बात है कि फ्लोटिंग ड्रम मॉडल अपने इंडिया में बहुत प्रचलित है, जबकि फिक्स डोम मॉडल ये चाइना से आया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें कि सबसे कन्वेंशियल या मोस्ट पॉपुलर जो मॉडल यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है? केवीआईसी मॉडल ही यूज किया जाता है। तो अपन इसके फर्दर इसको अपन आगे पढ़ते हैं। देखो तो ये डायग्राम भी डायग्रामेटिक अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो ये फिक्स डोम मॉडल एक फिक्स स्ट्रक्चर बना दिया,
फिक्स स्ट्रक्चर बना दिया। इसमें डाइजेस्टर है, यहाँ से मिक्सिंग टैंक डाला जाता है और यहाँ से इसको निकाल लिया जाता है। यहाँ से गैस है, गैसलेट है और गैस होल्डर है, इसमें से गैस को यूज करके अपन गैस स्टोव या कुछ भी डाल लेते हैं। फिक्स स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये फिक्स कर दिया। जबकि फ्लोटिंग ड्रम स्ट्रक्चर देखो, ये फ्लोटिंग है, ये थोड़ा बहुत फ्लोट करता रहता है, मतलब फ्लोट का मतलब हिलता डुलता स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर गैस भरती है तो इधर उधर होता रहता है। तो इसके अंदर कौन कौन से मॉडल आते हैं, जैसे फिक्स डोम टाइप मॉडल में अपना आता है जनता मॉडल बायोगैस प्लांट, दूसरा दीनबंधु मॉडल बायोगैस प्लांट। जबकि फ्लोटिंग ड्रम मॉडल में कौन कौन से आते हैं, इसमें एक ही मॉडल आता है, कौन सा, KVIC, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन। तो देखो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन मॉडल इज कंसिडर एज फ्लोटिंग ड्रम टाइप ऑफ मॉडल, मतलब इनमें से कौन सा फ्लोटिंग ड्रम टाइप ऑफ मॉडल है, और उसमें ऑप्शन दे देंगे जनता मॉडल, दीनबंधु मॉडल, KVIC मॉडल। तो अपने को आंसर क्या टिक करना पड़ेगा, KVIC मॉडल। दूसरा क्वेश्चन ये दे देंगे कि इंडिया में सबसे पुराने समय से प्रचलित से कौन सा मॉडल यूज किया जा रहा है, तो कौन सा यूज किया जा रहा है, KVIC मॉडल। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो देखो मैंने तीनों को एक डिफरेंस के रूप में चार्ट में मैंने मेंशन कर दिया है कि KVIC मॉडल में क्या होता है, जनता मॉडल में क्या होता है, दीनबंधु मॉडल में क्या होता है। KVIC मॉडल फ्लोटिंग टाइप का अपने को पता है, जबकि ये दोनों मॉडल कौन से, फिक्स टाइप का है। देखो KVIC मॉडल में क्या होता है कि प्रेशर की जो रेंज होती है वो 10 सेंटीमीटर कॉलम होती है, इसमें 0 से 90 सेंटीमीटर, इसमें 0 से 75 सेंटीमीटर होती है। ये अपने काम के नहीं है। देखो अपने जो काम के है उसकी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है KVIC के अंदर, इसमें इनलेट आउटलेट दोनों की दोनों पाइपलाइन मतलब AC पाइप से जुड़ी रहती है, जबकि जनता मॉडल में इनलेट आउटलेट AC पाइप से नहीं जुड़ती है। इसमें एक मैसनरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, अलग से एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है दोनों को जोड़ने के लिए, है ना। जबकि दीनबंधु में इनलेट तो AC पाइप से जुड़ती है, जबकि आउटलेट के लिए एक मैसनरी डिजाइन किया जाता है। तो देखो इसमें क्या होता है, जितना भी वो डाइजेशन में डालता है उसका 50% गैस प्रोड्यूस होती है पर डे के हिसाब से, इसमें भी 50% गैस प्रोड्यूस होती है पर डे के हिसाब से, जबकि इसके अंदर कितना होती है, 33% ही गैस प्रोड्यूस होती है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है, रेगुलर केयर करनी पड़ती है, इसकी कम मेंटेनेंस होती है, इसमें और भी कम मेंटेनेंस होती है ना। इससे शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, मतलब बहुत छोटे समय के लिए होती है लाइफ स्पैन, क्योंकि ये फ्लोटिंग टाइप का होता है इसलिए शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है ना। इसमें इसकी थोड़ी लॉन्ग वर्किंग डे होती है और इसकी भी थोड़ी वर्किंग लाइफ ज़्यादा होती है, क्योंकि फिक्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं तो इनकी वर्किंग लाइफ ज़्यादा होती है। देखो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो प्रिवेंट द गैस होल्डर फ्रॉम गेटिंग बर्न बिकॉज द कोरोजन। ये फ्लोटिंग टाइप का होता है तो इसमें एक नुकसान होता है, वो नुकसान क्या होता है, गैस होल्डर थोड़ा सा कोरोजन हो जाता है, उसमें थोड़ा रिसाव होने लगता है, क्योंकि फ्लोटिंग टाइप का है तो उसके अंदर ये मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, जबकि फिक्स वाले में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। फ्लोटिंग टाइप की ये फ्लोटिंग टाइप का होता है तो इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा होती है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है, जबकि इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट KVIC से कम होती है, और सबसे सस्ता दोनों से ही सबसे कम होती है वो होती है दीनबंधु मॉडल की होती है। देखो अब ये बना कौन सकता है, KVIC मॉडल क्या कोई भी बना सकता है कि नहीं, ये सिर्फ वही बना सकता है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन सोफिस्टिकेटेड वर्कशॉप फैसिलिटी, मतलब एक स्पेसिफाइड टेक्निकल पर्सन ही इसको बना सकता है। जबकि इसको कौन बना सकता है, जनता मॉडल को, और इन दोनों को कौन बना सकता है, इनको एक पर्सन है जो ट्रेनिंग लेके आया है और वो बना सकता है, ट्रेनिंग लेके भी इसको बना सकते हैं, जबकि इसको ट्रेनिंग लेने से नहीं, एक टेक्निकल बंदा ही होना चाहिए, वो बनाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बनते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, ये देखो कि तीनों प्रकार के मॉडल में से सबसे सस्ता मॉडल कौन सा होता है या चीपेस्ट मॉडल कौन सा होता है, दीनबंधु टाइप मॉडल होता है, ठीक है। सबसे महंगा मॉडल कौन सा होता है, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, वो कौन सा होता है, KVIC मॉडल होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि किस प्रकार के मॉडल का मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है या सबसे ज़्यादा रख रखाव करने की जरूरत पड़ती है, वो कौन सा होता है, हाई मेंटेनेंस कौन सा होता है, KVIC मॉडल की। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन मॉडल में कौन सा मॉडल फ्लोटिंग टाइप का मॉडल होता है, वो कौन सा होता है, KVIC मॉडल होता है, फ्लोटिंग टाइप का मॉडल। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन मॉडल में किस प्रकार के मॉडल में दोनों तरफ आउटलेट इनलेट AC पाइप से जुड़े रहते हैं, वो कौन से जुड़े रहते हैं, KVIC मॉडल में। दोनों तरफ के वो मैसनरी स्ट्रक्चर से किस में जुड़े रहते हैं, जनता मॉडल में। और सिर्फ में एक मैसनरी एक आउटलेट होता है पाइप का, वो कौन सा होता है, दीनबंधु मॉडल, है ना। 50% गैस इसमें निकलती है ना। और इसकी और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि किस प्रकार के मॉडल के अंदर कोरोजन, गैस होल्डर की कोरोजन नाम की प्रॉब्लम आती है, वो किस में आती है, KVIC मॉडल।
है ना। तो ये इस प्रकार सिंपली मैंने आपको समझा दिया गया है, आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखना बस। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं वो मैं आपको बोल दिया, ठीक है। इन तीनों में सबसे पहले केवीआईसी मॉडल का इंडिया में यूज किया जाता था, फिर जनता मॉडल का यूज किया जाता है, और आजकल दीनबंधु मॉडल का बहुत यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये सस्ता होता है, सबसे पहले कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, और रेगुलर हिसाब से गैस बनती रहती है और कोई भी बना सकता है घर पे। ये थोड़ा सा 3D ये थोड़ा फ्लैश डायग्राम है। इसके अंदर देखो केवीआईसी, मैंने बोला था ना केवीआईसी में दोनों एसी पाइप से जुड़े, देखो ये इनलेट वॉल भी एसी पाइप से जुड़ा हुआ है और ये आउटलेट वॉल भी एसी पाइप से जुड़ा हुआ है ना। तो ये केवीआईसी मॉडल है। जबकि देखो जनता मॉडल और दीनबंधु मॉडल, ये दोनों कौन से होते हैं, फिक्स टाइप के मॉडल होते हैं। ये कौन से होते हैं, फ्लोटिंग, तो ये फ्लोट करता रहता है। अब जैसे जनता मॉडल में देखो ये कोई पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, एक प्रकार की स्ट्रक्चर बनाई गई है मैसनरी, इसमें भी कोई भी पाइप से नहीं जुड़ा हुआ, इसमें भी एक प्रकार की स्ट्रक्चर बनाई गई है। दीनबंधु मॉडल में मैंने बोला था कि इनलेट वॉल्व एसी पाइप से जुड़ा रहता है, तो देखो इनलेट वॉल्व यहाँ पे एसी पाइप से जुड़ा है, जबकि आउटलेट वॉल्व के लिए एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाई गई। तो आप इजीली इसको देखकर भी पहचान सकते हैं कि कौन सा केवीआईसी है, कौन सा जनता मॉडल है, कौन सा दीनबंधु मॉडल है। अब देखो बायोगैस के उपयोग क्या क्या है। हम सबको पता है बायोगैस के क्या क्या उपयोग है। देखो डोमेस्टिक फ्यूल, जो अपन ने बायोगैस बनाए उसको अपन कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं, जैसे है ना, कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं, बायोगैस के रूप में अपन कुकिंग में यूज कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइटिंग, जो गलियों में लाइट होती है वो भी अपन यूज कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, है ना। और स्पेशल जैसे बायोगैस बर्नर बनते हैं जो गैस के अंदर, उसे अपन कुछ भी जला के अपन कुकिंग पर्पस यूज कर सकते हैं। अब एक सवाल यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट आता है कि बायोगैस को क्या अपनी जो सिलेंडर आते हैं उसमें भर के यूज किया जा सकता है क्या। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन ये है कि भाई अपने सिलेंडर आता है, तो बायोगैस को भी क्या सिलेंडर में भर के यूज किया जा सकता है क्या। तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो बायोगैस कांट बी बर्न्ड ऑन एलपीजी या नेचुरल गैस स्टोव्स। क्योंकि इसका जो नोजल होता है ना, नोजल का मतलब जहाँ से गैस निकलती है ना, वो बहुत छोटा होता है एंड वुड परमिट वेरी लिटिल फ्लो ऑफ गैस, तो बहुत ही कम लिटिल गैस निकलती है जो अपने नॉर्मली एलपीजी या नेचुरल गैस के जो सिलेंडर आते हैं उसके अंदर नहीं चलती है। चलो अब के कैलकुलेशन करते हैं कि कितना कितना गोबर यूज करता है। जैसे अपन ने मान के चला कि अपने पास कितनी गाय है, 100 गाय है। 100 गाय, एक गाय प्रतिदिन 10 किलोग्राम से गोबर देती है, तो 100 गाय के कितने किलोग्राम गोबर हो गया, 1000 किलोग्राम पर डे के हिसाब से गोबर हो गया। और अपने को अब डाइजेस्टर बनाना है जिसमें क्या है, वो डाइजेस्टर में अपन ने 1000 किलोग्राम गोबर डाला, तो कितना अपने पास आया, गोबर गैस कितनी निकली, 40 क्यूबिक मीटर ऑफ गोबर गैस पर डे के हिसाब से निकलती है। अभी जो गोबर गैस निकली इसमें इम्प्योरिटीज हटा दी, जैसे वो उस प्रकार की गैसेस, सोल, मॉइस्चर हटा के जो नेट यील्ड आई वो कितनी है, 20 क्यूबिक मीटर, मतलब 20 क्यूबिक मीटर में 17 किलोग्राम प्योर मीथेन गैस बन गई पर डे में। जब 100 गायों ने पर डे 10 किलोग्राम के हिसाब से गोबर दिया। और इस प्रकार की गैस को क्या कहते हैं अपन, सीएनजी जो आजकल अपने चल रही है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब जो टैक्सी में और इसमें दिल्ली के अंदर चलती है वो यही है। उसमें 17 किलोग्राम मीथेन गैस पर डे के हिसाब से 100 गाय देती है। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे बायोगैस के यूजेस होते हैं। अब कुछ कैलकुलेशन है कि अपने को कितना, अगर आपको जैसे जानना है कि कितनी बायोगैस का प्रोडक्शन करना है तो अपने को कितना गोबर को निकालना पड़ेगा, कितनी गायों की जरूरत पड़ेगी, तो ये कुछ 2 फॉर्मूलेस लगा सकते हैं आप। जैसे बोल रहा है कि भाई कितने काऊ डंग की अपने को आवश्यकता होगी बायोगैस प्लांट में एक दिन के लिए। तो देखो अपने को पहले तो ये पता होना चाहिए कि अपने को कितना गैस का प्रोडक्शन करना है प्रतिदिन, और प्रति किलोग्राम गैस कितने फ्रेश डंग यूज होते हैं, उसका अगर डिवाइड कर देंगे तो अपने को ये नेट आ जाएगा। दूसरा है कि भाई कितने कैटल, कितने गाय की या कितने भैंस की जरूरत पड़ेगी पर डे के हिसाब से, तो टोटल डंग रिक्वायरमेंट कितना है अपना, और एक गाय या एक कोई भी कैटल कितना डंग देती है, तो उस हिसाब से अपने को ये 2 फॉर्मूले यूज करके अपन बायोगैस का एस्टिमेट निकाल सकते हैं। ये कुछ एप्लीकेशंस है बायोगैस के, जैसे कुकिंग में यूज़ किए जाते हैं तो बर्नर यूज़ किए जाते हैं। बर्नर में भी अलग अलग ये साइज के बर्नर होते हैं, और इसमें जो कितनी मीटर की गैस होती है, इसमें 0.30 मीटर पर आवर गैस होती है ना। ये स्पेसिफिकेशन अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि बायोगैस में कुकिंग में यूज़ की जाते हैं, लाइटनिंग में यूज़ की जाते हैं, जैसे कैंडल लाइट आने लग गई आजकल, है ना। डीजल इंजन भी है ना आजकल, इससे बायोगैस से यूज़ किए जाने लगे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ किए जाने लगे हैं, और इंक्यूबेटर भी यूज किए जाने लगे हैं। तो अपने को सिर्फ ये ध्यान में रखना है इसका एप्लीकेशन, ये कितने कितने पैरामीटर्स है, ये अपने को कोई भी मतलब नहीं है। अब देखो बायोगैस के क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या लिमिटेशंस है। डिसएडवांटेजेस क्यों नहीं बोला,
क्योंकि इसकी कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं होती, इसकी लिमिटेशंस होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है देखो कि एडवांटेज क्या है, जो अपना फॉरेस्ट फॉसिल फ्यूल है उस पर जो भार पड़ रहा है, उस पर जो उसकी लगातार जो मतलब मांग हो रही है, अपने को पता है फॉसिल फ्यूल लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो उन पे जो भार पड़ता है उसको कम करता है ना। ये क्या एयर पोल्यूशन को क्लीन करता है, कोई भी पोल्यूशन नहीं करता है। जो एनपीके जो जो डाइजेस्टर में गैस निकलने के बाद जो स्लरी बचता है, उस स्लरी में क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर होता है, उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो उसको एज ए अपन बायो फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये वाटर पोल्यूशन को रोकता है, डिकम्पोजिंग सीवेज, एनिमल्स डंग, एनिमल, इन सबको पोल्यूशन को कम करता है। अब लिमिटेशंस क्या क्या है देखो, तो सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि भाई इनका कॉस्ट, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जो हर जो इसको वेरी नहीं कर सकता। दूसरा, अब अपने को कंटिन्यू बायोगैस निर्माण करने के लिए कैटल डंग की आवश्यकता होती है। अब इतना कैटल डंग निकालना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो इसके दो लिमिटेशंस होते हैं और बहुत सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं। नॉर्मली अपने को बायोगैस अपने को यूज करनी चाहिए। एक ये उदयपुर के अंदर बना हुआ बायोगैस प्लांट है, कौन सा है, दीनबंधु मॉडल। मैंने बताया ना सबसे ज़्यादा यूज कौन सा किया जाता है, दीनबंधु मॉडल यूज किया जाता है। देखो ये फिक्स टाइप का है, पहली बात तो फिक्स टाइप में भी इसमें दीनबंधु मॉडल में एक तरफ इनलेट होगा, बाकी इसको पूरा पैक कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज का वीडियो जो अपन ने फ्यूल का इंट्रोडक्शन वाला पढ़ा है, जिसमें अपन ने फॉसिल फ्यूल और बायोफ्यूल में बायोगैस को कवर किया है, आपको पसंद आया होगा। और नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर अपन ये जो बायोफ्यूल का जो सेकंड पार्ट है, बायोडीजल है, बायोएथेनॉल है, बायोमेथेनॉल है, इसका अपन कवर करेंगे। तो उम्मीद यही करता हूँ कि जिस प्रकार अपने को मतलब कोई भी काम करने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपके मन को या आपकी इच्छा शक्ति को भी एक फ्यूल की आवश्यकता होती है। उस फ्यूल का नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप पहचानो, उसके द्वारा अपने सपने देखो, उस सपने के साथ जियो, उस सपने के साथ आगे बढ़ो, उस सपने को पूरा करो, उस सपने को पूरा करने के बाद उस सपने को सबके साथ शेयर करो। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।